हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। दिस इज ऋषि जी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि मेरा क्या एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस था, और डिटेल में मैंने आपको पूछे थे कि मतलब कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। तो बेसिकली द ओपिनियन वाज क्वाइट वेरिड। देयर वर सो मेनी पीपल हु वर मैसेजिंग मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम कि भैया आप मेंस का जो अभी जो कंक्लूड हुआ है उससे रिलेटेड आप वीडियोस बनाइए। देयर वर अ फ्यू पीपल हु वर आल्सो ड्रॉपिंग मैसेजेस विद रिगार्ड टू द प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत ही कम क्वेरीज आया था। और हाँ, मतलब द थर्ड मेजर सेगमेंट वाज ऑफ सोर्सेज, कि मतलब किन सोर्सेज को फॉलो मैंने किया था और क्या सोर्सेज एक्चुअली में एग्जाम में रेलेवेंट थे। मतलब इट वाज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट। तो ये सारे के सारे मतलब टाइप्स थे। बट देन आई रियलाइज कि मतलब अभी फिलहाल के पॉइंट से अगर मैं एनालाइज करूँ तो मेंस रिलेटेड वीडियोस अभी डिस्कस करना वुड मेक मोर सेंस। आई गिव यू सर्टेन सम ऑफ द रीजंस। पहला तो ये कि मेंस जस्ट अभी कंक्लूड हुआ है, तो इट इज वेरी फ्रेश एंड एवरीबडी in some way or the other was preparing for mains related themes. So अभी मैं mains से related चीज़ों को inputs दूंगा तो then it would make more reason to them to align their preparation as per the demand of the question. पहला। Secondly कि अभी जो हमारा जो preparation का process होना चाहिए वो in general ऐसा होना चाहिए कि right now we are focusing on prelims, right now we are focusing on the mains preparation, and then at least up till December our focus should be on mains only, and then in the second half like from December to prelims exam like in the May of 2025, तो वहां तक हमारा फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स तो मेंस तो करना ही है बिकॉज पोस्ट प्रीलिम्स 3 मंथ्स यू हैव टू डेडिकेटली प्रिपेयर फॉर द मेंस अगेन। तो वो तो एग्जाम ड्यूरेशन होगा, तो एट द टाइम यू वुड नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर योर कंटेंट। तो इसके लिए आई थॉट कि इट इज बेटर टू स्टार्ट विद द एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली मेंस रिलेटेड कुछ इनपुट्स मेरे को डिस्कस करना है। एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इन दिस वीडियो वुड बी, फर्स्टली आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस और क्या क्या लर्निंग कोर लर्निंग्स होती हैं। And then in the second half, I'll be discussing GS1 question paper completely. All right. So please have patience, and please, it is a very long video. It is gonna be a bit long video. So have patience and watch it till the end. Make sure that you are benefiting every single thing, because I would not only be discussing the model answers. मतलब model answers discuss करना तो एक अलग तरीका होता है. I'll be giving you the core insights as an aspirant while writing what I felt. तो वो सारी की सारी चीजें अगर मैं आपको शेयर करूंगा तो probably you would be able to relate it better और उसके according, because see, preparation is different thing, but how are you able to produce it on the paper? That is what the real game is. तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग, लेट मी एड्रेस दिस मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन। व्हाई शुड यू बी अवेयर ऑफ एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस? ये जो एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस होता है, व्हाई शुड यू बी अवेयर ऑफ दैट? आई विल गिव यू सर्टेन रीजंस, आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड देम हियर। पहला तो क्या है, व्हाट एम आई प्रिपेयरिंग फॉर? एवरीबडी सी एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू हैव टू सिट इन एग्जाम, you have to write your paper in 3 hours, and make sure that everything whatever you have prepared so far in the past couple of years in your preparation process वो पेपर पर आए। तो एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट से के साथ साथ आपका डिलीवरी भी मैटर करता है, बिकॉज इन माई ओपिनियन इट इज मोर अबाउट delivery then it is just about preparation. It means that your execution should is having, if not more than equal weightage to your preparation also. So execution and execution depends on various parameters, various factors, various I would say variables are there to which influence our execution. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज 60:40 का रेशियो और 50:50 का रेशियो जो होता है वो एक्सक्यूशन पर डिपेंड करता है। आई से सी, अ पर्सन हु इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड बट ही इज नॉट एबल टू execute well would not fetch good marks. A person who is very well, who has already executed very well and with moderate level of preparation would be able to fetch better marks, and a person who is having neither good preparation nor good execution, so they are the third category and they would obviously would not be getting any opportunity to appear in the interviews. All right, so this is what it is. Now second most important thing is that when we are understanding the exam hall experience, then we are able to adapt to the real time challenges, because क्या होता है कि जब हम लोग आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, जब हम क्वेश्चन पेपर को एड्रेस कर रहे होते हैं, उसके सब पार्ट्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मेनी टाइम्स वी टेंड टू allocate lot of time to a specific question, क्योंकि वो उस क्वेश्चन का वो डिमांड होता है, एंड इन दोस क्वेश्चंस वी आर वेरी वेल, वी आर हैविंग वेरी गुड कंटेंट, तो हम उसको उस पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो अदर टॉपिक्स होते हैं, अदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिस आउट हो जाते हैं। दैट आई डिस्कस इन डिटेल व्हेन विल बी डिस्कसिंग विद द जीएस पेपर डिटेल एनालिसिस। तो उस केस में हाउ डू यू अडेप्ट टू द सिचुएशन? बीच में कोई भी नॉइज आ रहा है, सडनली समवन इज कमिंग एंड आस्किंग यू टू साइन द पेपर और साइन योर आंसर बुकलेट और व्हाटएवर इट इज, तो हाउ डू यू अडेप्ट टू दैट? तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। And next thing is that it's, as I've already told you, ki answer writing is something which will fetch you marks. What you are writing on the question come answer booklet, that is something which is the ultimate truth. Others are, no matter how well you are prepared, no matter how knowledgeable you are, if it is not reflecting on the answer sheet, you would not be rewarded for that. And that is the reason why we need to understand that there is very much, very heavy weight should be devoted to आंसर राइटिंग एंड इट्स प्रेजेंटेशन। बिकॉज क्या होता है कई बार कि हमें आंसर्स
बहुत ही कम आते हैं उस क्वेश्चन पर। लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन एंड वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड कंटेंट टू राइट, देन हाउ डू यू मैनेज योर आंसर सो दैट यू आर कवरिंग एंटायर बुकलेट जो है वो पूरा कवर हो जाए, 2 या 3 पेज का जो भी होगा। 15 मार्कर्स में आपको एटलीस्ट 2 पेजेस कवर करना होता है, एंड 20 मार्कर्स में आपको 15 मार्कर्स में एटलीस्ट 3 पेजेस को, और 10 मार्कर में आपको 2 पेजेस को कवर करना होता है। तो हाउ डू यू मैनेज दैट, हाउ डू यू ऑक्यूपाई द स्पेस विच इज एलोकेटेड। तो ये जो चीज़ है ना, ये आंसर प्रेजेंटेशन से ही क्लियर हो पाती है। क्यों? क्योंकि यू वुड बी रिसोर्टिंग टू यूजेस ऑफ मैप्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम, फिर मतलब माइंड मैप्स, बहुत सारी चीज़ों का आप यूज़ करोगे सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। और अगर जहाँ पर कंटेंट नहीं है तो वहाँ पर किस तरीके से एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आनी चाहिए व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग इट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर। तो ये चीज़ हो गया, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज से कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू दैट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस इन प्रिपरेशन वर्सेस परपेचुअली लॉस्ट। व्हाई? क्योंकि व्हेन वी ऑलरेडी एंटिसिपेट व्हाट इज गोना कम, देन वी विल ऑलवेज बी क्वाइट कॉन्फिडेंट, क्योंकि वी आर fearful of the uncertainties, we are fearful of something unexpected or circumstances अगर चेंज हो रहे हैं तो how will we able to uh, address ourselves इन द चेंज सिचुएशन। तो उस सिचुएशन को अगर हम लोग पहले से ही एंटिसिपेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, और उसके मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से आई एम टेलिंग यू, और उसके अकॉर्डिंग यू आर मेकिंग अप योर माइंड, सो योर माइंड सेट वुड शिफ्ट लाइक दैट, और फिर वो आपको एक सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी से प्रिवेंट करेगा, एंड दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एंड आंसर राइटिंग में स्पेसिफिकली इन मेंस, इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, then you would be able to recall and put it on paper in a very lucid way, very uh, persuasive way। क्योंकि आंसर राइटिंग, whenever we are writing something, we need to understand that वो जो आंसर हम लोग लिख रहे हैं वो कन्विंसिंग लगे, और कन्विंसिंग चीजें तभी आती है व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स। अदरवाइज इफ वी आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, तो कई सारी चीजें जो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से वी कैन एक्सप्लेन टू समवन एल्स इफ वी हैव बीन आस्क्ड इन नॉर्मल सिचुएशन, बट वो चीजें एग्जाम प्रेशर में चीजें नहीं हो पाती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स एंड अनसर्टेनिटीज अराउंड दैट। तो वो एक चीज मतलब आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। व्हाई? बिकॉज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए बहुत ही कम टाइम लेफ्ट हो जाता है, रह जाता है। तो फिर उसको कैसे मैनेज करें? और उसको मैनेज करने का सिंपल सा तरीका है कि सी वी आर हैविंग वॉच, और या फिर हम लोग वॉच में हमेशा मतलब जो 10 मार्कर्स होते हैं उनको 7 मिनट्स एलोकेट करते हैं, और जो 15 मार्कर्स होते हैं उनको ऑन एन एवरेज 11 मिनट्स हम लोग एलोकेट करते हैं। अब जो 10 मार्कर्स में कभी कभी जनरली ये होता है कि 10 मार्कर्स में वी टेंड टू ओवरशूट आवर टाइम लिमिट। तो वो जो 6 मिनट्स होता है, कई बार शुरू शुरू में ही वो 7 मिनट्स, 8 मिनट्स, और मेनी टाइम्स इट गोज बियॉन्ड दैट ऑल्सो। देन इन अपकमिंग क्वेश्चंस वी टेंड टू शॉर्टन अप, मतलब कि कभी इंट्रोडक्शन में हम लोग हश हश कर रहे हैं, हरी अप कर रहे हैं, कभी हम लोग कंक्लूजन को थोड़ा सा मतलब चेंज कर रहे हैं, या फिर बॉडी को किस तरीके से मॉडिफाई करना है। बॉडी में यू नीड टू हैव सर्टेन टेम्पलेट्स इन योर हेड। इफ यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, देन इमीडिएटली यू शुड बी रिसॉर्टिंग टू दिस स्पेसिफिक अप्रोच, जहां पर आप डायग्राम्स बनाओगे, जहां पर आप क्लाउडी इस तरीके से प्रेजेंटेशन शो करोगे, एंड देन यू वुड बी यूजिंग इस टाइप के जो टूल्स होते हैं उनका यूज करके यू वुड बी ऑक्यूपाइंग लॉट ऑफ स्पेसेस, एंड रादर देन बीइंग वेरी वर्बो, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को लिख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी वुड बी रिसॉर्टिंग टू द पॉइंट वाइज आंसरिंग। ठीक है? तो इससे टाइम मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट इज पेसिंग अप। व्हेन टाइम इज रनिंग शॉर्ट, देन हाउ व्हेन डू यू पेस इट अप? अगर 1 आवर हो गया और 1 आवर में लेट्स से यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट 10 क्वेश्चंस ऑफ योर पार्ट 1 जीएस का जो पार्ट 1 होगा, लेट्स से 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चंस, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने होते हैं। बट बेयर मिनिमम आपको कितना करना है कि 9 क्वेश्चंस और 8 टू 9 क्वेश्चंस शुड बी डन बाय द एंड ऑफ फर्स्ट आवर। इस तरीके से इफ देखो फर्स्ट आवर ही आपका टेम्पो बिल्ड करता है, अगर फर्स्ट आवर में यू हैव टेकन एज, तो फिर वो सारी की सारी चीजें ग्रेजुअली आपको हेल्प करती है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि और एक मोमेंटम भी बन चुका, बिकॉज इन द इनिशियल क्वेश्चंस देयर इज लॉट ऑफ इनर्शिया। तो तो उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए व्हाट वी यूजुअली डू इज ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करो जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो इवन दो वी हैव टू राइट एवरी सिंगल क्वेश्चन, बट जस्ट टू स्टार्ट विद वी नीड टू स्टार्ट विद दोस क्वेश्चन जिसमें ज्यादा सोचना ना पड़े। वी हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड लॉट ऑफ थिंग्स, अगर उसे डायरेक्ट हिट कर रहा है वो क्वेश्चन, immediately attempt that question, because for initial 7-10 minutes it is very crucial to gain the momentum। तो जैसे मेरे केस में स्पेसिफिकली जब मैं जीएस 1 पेपर अटेम्प्ट कर रहा था, तो आई स्टार्टेड विद ज्योग्राफी इज समथिंग व्हिच आई पर्सनली लाइक अ लॉट। तो ज्योग्राफी से मैंने स्टार्ट किया था, और उसमें मोस्ट मतलब प्रोबेबली दैट वुड हैव बीन केक वॉक, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू ज्योग्राफी वाज आई थिंक साइक्लोन से था, साइक्लोन फॉर्मेशन एंड सी सरफेस टेंपरेचर राइज से रिलेटेड था, और दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी मतलब जो क्लाइमेटोलॉजी का सबसे कोर फाउंडेशनल मतलब कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो वो चीज मतलब यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, इट इज ऑन द टॉप ऑफ योर हेड एंड यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट ऑन द पेपर, और जैसे ही आपका पेन मूव करेगा देन यू वुड गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और फिर उसके बाद देन दोस क्वेश्चंस व्हिच आर स्लाइटली ऑकवर्ड और स्लाइटली मतलब यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ कंटेंट, तो फिर आप वहां पर शिफ्ट करोगे, और फिर उसका जो मोमेंटम होगा दैट वुड डेफिनेटली हेल्प। ये हो गया पेसिंग अप में। एंड फाइनली कोपिंग मैकेनिज्म, लाइक देयर वुड बी लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग द मतलब लास्ट फेज ऑफ योर एग्जाम। तो होता ही है कि मतलब पेपर को कंप्लीट करना है, यू हैव टू स्पीड अप, योर body is aching, there would be lot of concerns, like sometimes you would not be getting good चेयर और टेबल। तो उसमें मतलब जैसे जिस एग्जाम हॉल में मैं था वहां पर चेयर और टेबल का साइज बहुत छोटा था पहला, और दूसरा उसके बीच का जो गैप होता था वो बहुत ज्यादा होता था। इफ लेट्स से दिस इज अ चेयर,
सो दिस इज अ चेयर। और जनरली जब हम लोग मतलब स्टडी करते हैं, घर पर करते हैं, तो वी यूजुअली पुट लाइक दिस, तो वी आर राइटिंग हियर, करेक्ट। तो इस तरीके से इट इज़ वेरी गुड। लेकिन एग्जाम हॉल में मतलब कई बार क्या होता है कि ये ऐसा चेयर है, वाला चेयर, और उसके बाद जो आपका बेंच होगा वो इतना गैप पर होगा, तो देन यू आर सपोज टू बेंड लाइक दिस। तो ये जो चीज़ है ना, ये बेंड जब आप करोगे ना, तो बेंडिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी स्ट्रेन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यू आर अपराइट एंड यू आर राइटिंग, तो फिर उससे बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम हॉल में जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है, ठीक है। और दूसरा पेन, आपका चॉइस ऑफ पेन भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज एटलीस्ट इन अ स्पैन ऑफ 20 क्वेश्चंस इफ यू आर हैविंग वेरी गुड पेन विच इज फ्लोइंग लाइक एनीथिंग, इट इज विच इज वेरी स्मूथ, तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 200 से 250 वर्ड्स का बेनिफिट मिलेगा। और 200 से 250 वर्ड्स मतलब एटलीस्ट वन क्वेश्चन ऑफ 15 मार्कर, यू वुड बी एट एडवांटेजेस पोजीशन। तो प्लीज चूज योर पेन वाइजली। ओके, चलो। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं वी नीड टू ऑलवेज कीप इन माइंड। एक तो क्या है कि यूपीएससी एग्जाम में यू हैव टू प्रिपेयर ऑलवेज बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यूज एंड सिलेबस, दिस इज नॉन नेगोशिएबल थिंग, और वो आपको करना ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और थीम्स रिपीट होते हैं। इनफैक्ट आई विल शो यू इन द जीएस पेपर 1 एनालिसिस कि किस तरीके से वो थीमेटिक रिपीटेशन तो डेफिनेटली होता है, बट आप ये सोचो क्वेश्चन वर्बेटिम रिपीट हो, तो इन अ वेरी आई वुड से लूज सेंस आई कैन से इट इज अ क्राइम। मतलब वर्बेटिम रिपीट होना क्वेश्चन का, इट इज डेफिनेटली मतलब ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन थीम जरूर रिपीट होते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस उन सारे थीम्स पर करो, और जब आप थीम्स पर प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को, देन यू डेवलप स्किल की किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, लेट्स से एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड विमेन एम्पावरमेंट एज अ थीम, तो फिर विमेन एम्पावरमेंट एज अ थीम आपने प्रिपेयर कर लिया, एनी क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू विमेन एम्पावरमेंट और रिमोटली और डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट, हाउ डू यू मैनेज दैट, उसके क्वेश्चन के डिमांड को कैसे एड्रेस करते हैं, दैट वुड बी मतलब वो चीज तब आएगी जब आप बहुत प्रैक्टिस करके आप वो एक स्किल डेवलप कर लोगे। एंड दिस स्किल इज वेरी मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसको बोलने का बहुत अच्छा स्किल है, मतलब ही इज एबल टू मैनेज द थिंग्स वेरी वेल। वो कैसे आता है, बिकॉज बाय प्रैक्टिसिंग दैट स्पीकिंग स्किल्स these things develop, right? In the same way, जैसे बहुत लोग को मतलब मैनेजमेंट का स्किल बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दैट अगेन एंड अगेन, तो वो जो मैनेजरियल जो स्किल्स होती हैं वो इनहेरेंटली डेवलप हो जाती है। नाउ यू आर नॉट फियरफुल ऑफ एनी सिचुएशन वेयर अगर आपको जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो यू वुड बी एबल टू डू दैट, व्हाई, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड दैट स्किल, राइट। इन द सेम वे आंसर राइटिंग इज आल्सो अ स्किल, और अगर आपने थीम वाइज चीजों को प्रिपेयर कर लिया, लेट्स से यू हैव प्रिपेयर्ड क्लाइमेटोलॉजी एज अ थीम, तो क्लाइमेटोलॉजी एज अ थीम कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कुछ कोर फैक्टर्स को तो कवर करना ही है, कि आपको प्रेसिपिटेशन को कवर करना है, आपको विंड स्पीड को उस पर एड्रेस करना, वहां पर आपको क्लाइमेट चेंज का एंगल लेकर आना है, वहां पर आपको मतलब मतलब जो विंड मूवमेंट होता है उनका आपका फोकस रखना है, कोर जो कोर मतलब कॉन्सेप्ट होता है जैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर वाले इवेंट्स को उसमें हाईलाइट करना है, फिर विंड मूवमेंट से किस तरीके से वहाँ का जो कोस्टल रीजन होता है वो अफेक्ट होता है, तो ऐसे बहुत सारी जो फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन का उस पर क्या इंप्लीकेशन होता है, और फिर उसके बाद जो ग्लोबल फिनोमेना होता है, मेजर जो ग्लोबल फिनोमेना होते हैं, अल नीनो ला नीना जैसे इवेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करे, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, समहाउ यू वुड बी एबल टू मैनेज इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस सफिशिएंटली। तो ये जो चीज है, ये बात ध्यान में रख लेना कि इफ यू हैव प्रैक्टिस सफिशिएंटली, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, इवन दो एंड डोंट एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चंस वुड बी वर्बेटिम, यू वुड बी एबल टू फोकस ऑन योर थीम्स, देन यू वुड बी एबल टू regenerate lot of points in the example। और कोई भी एकदम परफेक्ट आइडियल आंसर्स नहीं लेकर होते, एवरीबडी इज ट्राइंग टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उसको इस तरीके से लिया जाना चाहिए, जैसे मैं इस तरीके से लेता था कि आई एम हैविंग कन्वर्सेशन विद समवन एंड कन्वर्सेशन इज यूजुअली वेरी पर्सुएसिव, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग टू यू आई वुड नॉट बी राइटिंग एनीथिंग रैंडम, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट ऑन पेपर, तो पेपर पर मालूम नहीं क्या हो जाता है कि जनरली वी टेंड टू राइट समथिंग व्हिच इज irrelevant also, right? लेकिन जब हम लोग किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी हैव सीन इज दैट वी आर वेरी मच involved into that conversation and we would not speak something or anything which would be not making sense to that conversation, right? अब जैसे मान लो कि अभी ईरान एंड इसराइल में इश्यूज चल रहे हैं, दे आर हैविंग फुल ब्लोन वॉर, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पर एस्केलेट हो चुका है। नाउ इस पर अगर हम लोग को डिस्कस करना हो तो प्रोबब्ली यू वुड व्हाटएवर पॉइंट्स आई विल बी मेकिंग टू यू दैट वुड बी मेकिंग सम सेंस टू यू, बट अगर वही आंसर लिखना होगा तो सडनली वी वुड फील लाइक मतलब एवरीथिंग इज ब्लैंक। तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है बिकॉज वी टेंड टू थिंक कि मतलब यहाँ पर कुछ आउट ऑफ द ब्लू चीजों को लिखना होता है। नो, दैट इज नॉट लाइक दैट, वी हैव टू राइट द वे वी यूज्ड टू राइट एवरीथिंग, मतलब कि जिस तरीके से हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसी तरीके से हम लोग को वहां पर लिखना है, बट पॉइंट्स उस तरीके से बहुत ही ऑन द स्पॉट रीजनरेट करना है, और जब और वो रिकॉल से सारी चीजों को लाना है, और रिकॉलिंग वुड ओनली हैपन व्हेन वी हैव प्रैक्टिस एंड रिवाइज सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम, राइट? सो दिस इज डन। नाउ एक बात ध्यान में रख लेना, देयर इज नो मैजिक, जो चीज आप प्रैक्टिस करते हो वही चीज आपको प्रोड्यूस कर पाओगे, मतलब दिस इज समथिंग, मतलब कई बार मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत सारी चीजें जो होंगी मैं एग्जाम हॉल में क्रिएट कर लूंगा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर नॉट क्रिएटिव इनफ, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि मतलब कि आप ऑन द वो चीजों क्रिएट कर रहे हो, अदरवाइज magic is not going to happen, you'll have to put in the effort and those efforts would be visible when you would be attempting those papers। तो अगर वो एफर्ट दिया है तो वो पेपर पर आएगा, अगर एफर्ट नहीं दिया है, no matter how hard you crib about it, you would not be able to reproduce it। so please make sure that don't think that ये चीजें हो जाएंगी, you will have to put in your everything into this that thing so that ये चीजें आप डेवलप कर पाओ, वो स्किल्स को डेवलप कर पाओ, राइट?
और तीसरी चीज़ ये होती है, मतलब दिस इज़ माय पर्सनल, कि मतलब एक ऐसा सिचुएशन आता है, स्पेसिफिकली दिस इज़ ट्रू, मतलब बहुत सारे जो लोग जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, दे वुड बी एबल टू रिलेट इट व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर, कि फीलिंग लाइक एग्जाम कब खत्म होगा। और ये बहुत ही रेलेवेंट फीलिंग आती है, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स के जस्ट बाद मतलब मेंस का प्रिपरेशन आप सब कर रहे होते हो, और मेंस मतलब प्रीलिम्स एटलीस्ट 2-3 महीने, लास्ट का 2-3 मंथ्स तो बहुत ही हाई टेम्पो मतलब मोड में सब लोग कर रहे होते हैं। उसके तुरंत बाद ही वो मेंस पर शिफ्ट हो जाता है, और मेंस में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना होता है, जो चीज़ें हम लोग ने प्रीलिम्स में टच नहीं किया होता है। मतलब इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, सोसाइटी कंप्लीटली हो गया, एथिक्स हो गया, उसके बाद ऑप्शनल पूरा का पूरा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसा फीलिंग आती है कि एग्जाम कब खत्म होगा। और ये चीज़ जो आती है वो मेरे हिसाब से देयर आर सर्टेन 4 मतलब रीजन होते हैं उसके। वन इज एग्जॉशन, मतलब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। दूसरा क्या होता है कि फियर ऑफ एग्जाम, फियर ऑफ एग्जाम, ये ऑलवेज आपको ऐसा सोचता है कि यार कब खत्म हो, क्योंकि वो मतलब वो कांस्टेंट फियर में लगातार रहना, कि मतलब कि कैसा पेपर आएगा, क्या मतलब एम आई सफिशिएंट इनफ, आई एम गुड इनफ, माय प्रिपरेशन इज ऑन ट्रैक और नॉट, मतलब मैं प्रोड्यूस कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वहां पर कैसे रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी की सारी चीजों की वजह से वी फील लाइक कि एग्जाम कब खत्म होगा। और ओवरऑल फटीग तो बहुत बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी ड्रेनिंग एंड एग्जॉस्टिव, मतलब कि मतलब फेज ऑफ पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन का सबसे सबसे ज्यादा जो ड्रेनिंग फेज जो होता है, सबसे ज्यादा जो मतलब आई वुड से विच विल सक एवरीथिंग आउट ऑफ यू, वुड बी द मेंस पार्ट, क्योंकि मेंस इज लाइक मतलब आप एकदम ब्रूटल मोड में हो। तो अब इसके लिए मतलब वन ऑफ द सजेशंस वुड बी, मतलब जो मैंने वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाया, बट आई सजेस्ट कि इन केस इफ यू आर रीचिंग एट दैट स्टेज, तो आपका जो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इवन इफ सी एटलीस्ट वन डे यू कैन टेक ऑफ और हाफ डे यू कैन टेक ऑफ, जस्ट टू रिज्यूनेट योरसेल्फ, जस्ट टू गिव योर काम योरसेल्फ डाउन, ताकि वो आपका जो बॉडी हो वो फिर से रिफ्रेश फील करके फिर से फुल एंथुसियाज्म के साथ मतलब कंटिन्यू कर सके। बट प्रॉब्लम ये होता है कि वी आर नॉट एबल टू कन्विंस आवरसेल्फ कि शुड शुड वी बी टेकिंग प्रॉपर ब्रेक और नॉट, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता है कि एवरी सिंगल सेकंड, एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, क्योंकि एक एक मार्क्स में बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि उस रेस में वी फॉरगेट दैट कि अगर हम लगातार चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट गिविंग रेस्ट, तो हमारा जो जो एफिशिएंसी होता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, ये दोनों बहुत ही सीवियरली डिप होती है। हमारी जो एफिशिएंसी होती है और जो प्रोडक्टिविटी होती है, ये दोनों डिप हो जाती है। और उसकी वजह से इवन दो वी आर सिटिंग, इवन दो वी आर रीडिंग द थिंग्स, बट वी आर नॉट एबल टू एम्बाइब इट थॉरली। तो ये जो चीजें होती हैं, ये प्लीज आप मतलब आई वुड सजेस्ट कि ये कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड आल्सो ऐसा होता है कि देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट वो जो एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूशन में लैक आ जाता है। और एग्जीक्यूशन में लैक क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द चेंज सर्कमस्टांसेस। और दूसरा जो एग्जाम का जो हीट होता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है, एग्जाम का मतलब कि जो ओवरऑल हाइप होता है, दैट पुल्स यू ऑफ, मतलब वो चीजें आपको बैक पुल बैक करती है। तो इसके लिए क्या करना है, सी आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कुछ भी हो जाए, मतलब दो थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। जो चीजें कंट्रोल में नहीं है, हैव सिंगल एटीट्यूड, भाड़ में जाए, मतलब बिकॉज अंटिल यू आर नॉट हैविंग दिस मतलब केयर फ्री एटीट्यूड, यू वुड बी स्ट्रगलिंग अलॉट। क्यों? क्योंकि मतलब अननेसेसरली माइंड पर इतना प्रेशर आ जाता है कि यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू योर द प्योर पोटेंशियल, जो हमारा पोटेंशियल एटलीस्ट वो तो अनलीश हम लोग कर पाए, दैट इज नॉट हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ द चेंज सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अनड्यू प्रेशर which we usually put on upon ourselves। तो इन सारी चीजों की वजह से आई वुड से कि प्लीज अवॉइड दिस थिंग, मतलब इस तरीके से माइंडसेट आप प्रिपेयर करो कि मतलब कुछ भी होगा देख लेंगे, जिंदगी खत्म नहीं होने वाली, ये बात ध्यान में रख लेना। कितना भी बुरा से बुरा फेज आएगा, यू वुड बी एबल टू सस्टेन दैट, हैव दिस इन योर माइंडसेट, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग मेंस फेज में ये चीज आती है, यू वुड बी अट्रैक्टेड टू एवरीथिंग, मतलब कि पीपल आर टेकिंग ब्रेक, पीपल आर एंजॉयिंग देयर डे। इनफैक्ट देयर वुड बी अ सिचुएशन जब आपको ऐसा लगेगा कि यार जो जो रोड पर पड़े हुए मतलब कि जो चीजें मतलब जानवर हैं, या फिर जो कुत्ते हैं, या फिर जो मतलब स्ट्रे डॉग्स हैं, आपको ऐसा लगेगा यार इनकी जिंदगी बढ़िया है, मतलब एटलीस्ट वो सो रहे हैं, उठ रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, और वी आर जस्ट लाइक एवरी सिंगल डे, मतलब सुबह हुआ शाम हुआ वही चीज रिपीट कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। तो ये जो फीलिंग आती है एग्जॉशन की, उसको डील करने का सिंपल सा तरीका है, हैव इफ यू आर हैविंग स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, देन प्लीज डू विजिट टेंपल रेगुलरली, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही पॉजिटिव सेंस ऑफ कामनेस और एक पॉजिटिव वाइब आप महसूस करते हो। स्पेसिफिकली मेंस की ड्यूरेशन में तो आप बहुत ज्यादा केयर करोगे, क्योंकि यू वुड बी अंडर सो मच प्रेशर एंड सो मच पेन दैट यू वुड वांट someone to listen to you, and that to a person or that to something which could fix everything। और आपको पता है कि कोई एक इंडिविजुअल तो वो चीजें फिक्स नहीं करने वाला है, कोई एक पर्सन जिससे आप बात कर लो सारी की सारी चीजें आपको हो जाए, वो तो नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग ऑल माइटी गॉड, यानी कि जिस भी सुपर पावर में आप बिलीव करते हो, उस पर हम लोग फेथ करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया को अगर कंट्रोल करते तो प्रॉब्ली दे वुड आल्सो फिक्स सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच वी आर गोइंग थ्रू। तो ये चीज वी कैन डू दैट, राइट? नाउ here I'll be sharing something related to what are the core learnings which we can take for upcoming coming examination, specifically those who are preparing for 2025। okay, तो इसमें
एक तो क्या है कि आपका जो प्रिपरेशन का पूरा कोर होना चाहिए, ये तो हो गया जो मैं बता रहा था एग्जाम हॉल किस तरीके से करना है, एंड आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द टिप्स विद रिगार्ड टू हाउ योर प्रिपरेशन थिंग्स शुड बी अलाइन। इस पर मैं बहुत ही डिटेल में बाद में चीज़ों को डिस्कस करूंगा, बट फॉर नाउ आई विल बी कवरिंग कि आपका चीज़ों किस तरीके से कवर करना है। एक तो हो गया कि आपका कोर, आपका प्रिपरेशन का जो कोर होना चाहिए दैट शुड बी अलाइंड विद सिलेबस, पीवाईक्यूज एंड टॉपर्स कॉपी एज अ स्टैंडर्ड। एक बेंचमार्क होना चाहिए। क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ। एक तो क्या है कि आपने अपना फाउंडेशन कोर्सेज कहीं ना कहीं से किए होंगे, कहीं ना कहीं से तो करना ही होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोर्स लेकर करना है, बट मतलब यू हैव टू प्रिपेयर योर बेसिक बुक्स थॉरोली, मतलब जो भी आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी सिलेबस है उसको एंड टू एंड आपको कवर करना है। और वो कवर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज सॉरी सिलेबस रीड करना है। एंड इनफैक्ट यू मस्ट क्रैम एवरी सिंगल लाइन ऑफ योर सिलेबस। इट विल रियली, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम ये आपको 20 to 30 मार्क्स का एडवांटेज देगा ओवरऑल प्रिपरेशन में, पहला। दूसरा, आपका न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही अलाइन हो जाएगा, बिकॉज यू वुड बी रीडिंग दोस थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द एग्जाम और रेलेवेंट टू द सिलेबस। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज को रीड करना है, जो भी टॉपिक आपने लिया। लेट्स से वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर का आपने सिलेबस रीड कर लिया, व्हाट इज मेंशन्ड अंडर द हेड ऑफ दिस एग्रीकल्चर। फिर उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनको आप प्रिपेयर कर लो। ऑलराइट, पीवाईक्यूज आप रीड करो, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग। और उसके उसको एज अ टेरिटरी, मतलब उसको एज अ गाइडिंग लाइट बनाकर यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। और वो उन ओन नोट्स बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ, टॉपर्स कॉपीज आर वेरी हेल्पफुल। मतलब उनको एज अ स्टैंडर्ड लो। और टॉपर्स कॉपीज में बेसिकली क्या होता है, टॉपर्स का जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स वुड हैव अपलोडेड देम दैट ऑन देयर ओन यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हिचएवर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच दे आर हैविंग। तो उनको यूज करना है एज अ स्टैंडर्ड कि वो किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स के जो टॉपर्स के नोट्स होंगे उनको आप देखो, पीवाईक्यूज को देखो, सिलेबस को देखो, उनको मैप करो अपने जो आपने स्टैंडर्ड नोट्स बनाया है उसको तीनों को मैप करके फिर आप अपना एक खुद एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाओ। और वो बहुत ही ज़्यादा, और ये ध्यान में रख लेना कि इनिशियल टाइम पर उसको नहीं प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर इट ऑन द गो। मतलब कि एटलीस्ट 2-3 रीडिंग्स हो जाए, अच्छे से रीड कर लिया जाए, कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, देन यू स्टार्ट राइटिंग। इनिशियली तो इफ यू वुड बी प्रिपेयर, देन यू वुड प्रिपेयर नोट्स, देन एवरीथिंग वुड बी ऑन योर शॉर्ट नोट्स। तो और एक बात ध्यान में रख लेना, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बिकॉज वट एवर यू आर राइटिंग ऑन योर इन योर शॉर्ट नोट्स, दैट इज एक्जैक्टली यू आर गोइंग टू रेप्लिकेट इट ऑन द आंसर बुक लेटर। तो ये बात ध्यान में रख लेना, आपका जो नोट्स प्रिपेयर होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। मतलब आइडियली तो मतलब मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमारा जो नोट्स होता है, वी हैव टेंडेंसी टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम, राइट। एक ही हो गया। नाउ नोट्स मेकिंग, जैसा मैंने अभी उस पर ही डिस्कस करा था, नोट्स मेकिंग के लिए आपको क्या करना है, एनालाइज पीवाईक्यूज थीम वाइज। आई बी शेयरिंग, और या फिर कमिंग डेज में मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जहां पर मैं पीवाईक्यूज को सेग्रीगेट किया हुआ एक पीडीएफ है, उसमें मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा हाउ वी कैन डू दैट। मतलब सिलेबस पीवाईक्यू को मैप करते हुए किस तरीके से कंटेंट प्रिपेयर करना, और कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद उससे नोट्स कैसे बनाना है, स्पेसिफिकली शॉर्ट नोट्स, और उसमें टॉपर्स के जो वैल्यू एडिशंस होता है उसको किस तरीके से इंकॉर्पोरेट करना है, राइट। टॉपर्स कॉपीज अगर आपको देखें तो जैसे पर्सनली सजेस्ट की, जैसे महक जैन मैम है, उनका ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, महक जैन मैम हो गए, उत्कर्ष सर हो गए, फिर देयर आर सो मेनी टॉपर्स। तो उनका आपको शॉर्ट नोट्स देखना है, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इन्होंने चीज़ों को मैनेज किया है। देखो इनिशियली जब आप इस समय अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर इनिशियल फेज में, या फिर आप किसी एक टॉपिक को कवर किए हो, और अगर आप शॉर्ट नोट्स टॉपर्स का देखोगे ना, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही कम है, ये तो बहुत ही बेसिक है। बट ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप एग्जाम तक पहुंचोगे तब तक आपका ये जो फाउंडेशन कोर्सेज चीज़ें हो जाएंगे, और इतना डेप्थ में चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए होंगी, तो फिर देन यू वुड थिंक कि मतलब कम से कम यही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब कि ओवर द टॉप करने की कोशिश मत करना। हैव पहले बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर रेडी, एंड देन यू जस्ट कॉम्प्लीमेंट इट लेटर ऑन, मतलब अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस वगैरह करने हैं तो। इंटीग्रेटेड विद योर क्लास नोट, जैसे मतलब मैं बताता हूँ, मैंने अतीश माथुर सर का पॉलिटी किया हुआ था। पॉलिटी मैंने फाउंडेशन तो मतलब किसी और फैकल्टी से किया हुआ था, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर से मैंने किया हुआ था। लेकिन जो मतलब लेटर फेज में, क्योंकि मेन स्पेसिफिक नोट्स बनाना है, फिर प्रीलिम स्पेसिफिक जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो अतीश माथुर सर का जो पीडीएफ है, इस साल का नहीं, जो लास्ट ईयर का जो उन्होंने बैगना काटा फॉर मीन्स कंडक्ट किया था, वो बहुत बेहतरीन है। तो उस इनफैक्ट आई विल शो इट टू यू कि किस तरीके से मैंने उनको उस चीज़ का यूज़ किया हुआ था मेरे नोट्स को प्रिपेयर करने में, एंड इट रियली हेल्प्स अलॉट। ठीक है, तो ये तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, आई विल शो इट ऑल इन वन गो। अभी तो मैं अतीश सर का मतलब ये डिस्कशन हो गया, तो इसको इन सारी चीज़ों को आपको इंटीग्रेट करना है, एंड देन यू हैव टू मतलब इस तरीके से अगर आपने प्रिपेयर किया तो देन इट विल हेल्प यू अलाइन योर कंटेंट, और फिर रिवीजन भी बहुत अच्छे से होगा, राइट। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। मतलब जो भी आपने पढ़ा, जहां से भी पढ़ा है, मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। टेस्ट सीरीज का ठीक है, इफ यू विश देन यू कैन डेफिनेटली डू दैट, बट मैं बोलूंगा कि अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया, प्रिपेयर कर लिया है, टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना कि जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हो तो देन यू आर डिपेंडेंट अपॉन द इवेल्युएटर। और कई बार क्या होता है कि एंड मेनी ऑफ यू वुड हैव सीन जो अभी इश्यूज चल रहा है, जो क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन का इशू जो चल रहा है, स्पेसिफिकली जो अभी वन ऑफ द एजुकेटर हैज लेफ्ट वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया था किस तरीके से जो स्टूडेंट के जो कंसर्न्स होते हैं वो हमेशा बैकशीट पर चले जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट मोटिव होता है दैट टेक्स प्रेसिडेंस। क्योंकि और इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। आप क्या करो, पीवाईक्यूज लिखो, पीवाईक्यूज का अब आप बोलोगे कि इवेल्युएट कैसे करना है, तो उसके लिए टॉपर्स का मॉडल आंसर कॉपी एनके यादव सर का आईएएस हब है, मतलब उस प्लेटफॉर्म को रन करते हैं। तो
उनका जो उन्होंने मतलब एक बुकलेट बनाया, मतलब 5 बुकलेट्स का एक सीरीज़ है, मतलब जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4 एंड आई थिंक एसए आल्सो। तो ये जो बुकलेट्स हैं, इन सारे बुकलेट्स को उसमें उन्होंने सारे के सारे मॉडल जैसे 2022, 2021, 2020, 2019 इस तरीके से उन्होंने पिछले 4, 5, 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज उन्होंने टॉपर्स से लिखवाए हैं। अब होता क्या है ना कि जो मॉडल आंसर्स से जब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं अपने आप को, तो मॉडल आंसर्स में इश्यूज ये होते हैं, अगर आप किसी का टेस्ट सीरीज लेते हो और मॉडल आंसर से उसको इवैल्यूएट करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा ना आइडियलिस्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से यूटोपियन सॉर्ट ऑफ अ थिंग होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उतनी सारी चीज़ें हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मतलब मेरे हिसाब से और टू बी फेयर टू द मॉडल आंसर्स, वो उस पर्पस के लिए है भी नहीं कि आपको उसको रेप्लिकेट करना है, वो इसलिए है कि आप पढ़ो आंसर्स लिखा और उसके बाद उस सोर्स से आप चीज़ों को एक बार रीड कर लो और कुछ एडेड वैल्यू एडिशंस यू कैन पुट इट इन योर शॉर्ट नोट्स, वो उसका एक मोटिव होता है। बट अगर आपको और मॉडल आंसर्स को रिप्रोड्यूस करना है रियल एग्जाम लाइक सिनेरियो में, तो वो तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। तो पॉसिबल क्या होता है, वो जो टॉपर्स के आंसर्स होता है ना, वो मतलब इन माय ओपिनियन दैट इज रियलिस्टिक एंड दैट इज पॉसिबल आल्सो। व्हाई? क्योंकि जब आप अभी मैं दिखाऊंगा अभी, तो जब टॉपर्स जो लिखते हैं ना, तो उसमें सब कुछ बहुत बहुत ही ज़्यादा स्वयं की चीज़ों को नहीं लिखा रहता है, जो पॉसिबल है इन द लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्पेस, वही चीज़ें वो भी लिखते हैं। तो उससे हम लोग को एक एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार, ये चीज़ अचीव की जा सकती है, ये चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज मॉडल आंसर्स में तो इतना ज़्यादा मतलब ओवरवेलमिंग होता है कि यू वुड ऑलवेज बी अंडर कांस्टेंट फियर कि मतलब यार ये चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं, ऐसे ये कैसे मैं याद करके लिख पाऊंगा या फिर लिख पाऊंगी। तो दैट इज द इशू विद दैट। ठीक है। और एक बात ध्यान रख लेना, विच आई हैव रिटन हियर आल्सो, परफेक्शन इज एनिमी ऑफ आंसर राइटिंग एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर। क्योंकि एवरीथिंग कम्स विद द प्रैक्टिस, और आप परफेक्शन के पीछे चलो ही मत, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर रहे हो, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो होगा ना, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो परफेक्शन को स्ट्राइव करना होता है। वी ऑलवेज स्ट्राइव फॉर मतलब कि टू रिफ्लेक्ट द डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड इनटू आवर आंसर्स, एंड जस्ट टू डू दैट मेनी टाइम्स व्हाट वी डू इज दैट हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार इतना बेसिक कैसे लिख पाएंगे। जस्ट स्टार्ट, राइट द वर्स्ट पॉसिबल आंसर ऑफ योर लाइफ, जस्ट राइट इट। ट्रस्ट मी, दिस विल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ डिविडेंड टू यू। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे ना, यू वुड नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। और आप परफेक्शन के पीछे जाओगे तो यू आर नॉट बैलेंसिंग द थिंग्स, क्योंकि परफेक्शन का मतलब क्या है? कॉस्ट बेनिफिट, यू वुड बी पुटिंग लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, और उससे क्या होगा कि आपकी और सारी चीजें छूटेंगी। तो आपको क्या करना है, एक बेसिक बेयर मिनिमम कंटेंट को प्रिपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर डूइंग इंक्लूसिव ग्रोथ, आपने इंक्लूसिव ग्रोथ फ्रॉम इकोनॉमी अगर आपने किया है, तो आपको उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, समझ लेना है अच्छे से, और उसको एक दो बार रिवाइज कर लेना है। उसके शॉर्ट नोट्स, आप उसको कीवर्ड्स से देखो। कीवर्ड्स, ये मैं आई एम रियली सॉरी, आई एम टेकिंग मतलब इंटरप्टिंग इन बिटवीन, बट मैं बताता हूँ क्या होता है। आपकी जो नोट्स होने चाहिए वो कीवर्ड फॉर्म में होने चाहिए, पहला। और इन कीवर्ड से आपको सारी की सारी चीजें रीजनरेट करनी आनी चाहिए। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। तो कीवर्ड से मतलब कि सारा का सारा जो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे इंक्लूसिव ग्रुप है, उसमें लेट्स से यू आर आइडेंटिफाइंग 7-10 कीवर्ड्स ऑफ व्हिच विल एनकैप्सुलेट एवरीथिंग रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रुप। फिर उसके बाद उन सारे कीवर्ड से ट्राई टू रिक्रिएट एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। मतलब पुट एवरीथिंग असाइड, जस्ट सिट, जस्ट बी अलोन एंड ट्राई टू रिक्रिएट एवरीथिंग। अगर आप अभी वो एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो वो चीज रियल एग्जाम में भी नहीं होगा, और रियल एग्जाम में वो सारी चीजें अगर नहीं होंगी, तो फिर ऑब्वियसली यू वुड बी स्ट्रगलिंग अ लॉट। ऑलराइट, तो ये चीज होता है। अब मैं कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए अभी फिलहाल कमिंग मंथ्स में। टिल दिसंबर प्लीज फोकस ऑन योर मेंस, एंड इफ पॉसिबल प्लीज ट्राई टू फिनिश योर ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल सबसे बड़ा हेडेक देता है। इवन दो आई माई सेल्फ कुड नॉट कंप्लीट दैट, बिकॉज मैंने मैंने पहले किया था, बट बिकॉज इट टुक मल्टीपल अटेम्प्ट्स, तो वो एक टच मिस हो जाता है। स्पेसिफिकली इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स ओनली, तो वो जो फियर होता है प्रीलिम्स ना क्लियर करने का, वो आपको और कुछ करने ही नहीं देता है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू दिस बिफोर दिसंबर, और एटलीस्ट जनवरी तक आप पैरेलल चीजों को लेकर प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दैट, कंप्लीटिंग दैट, क्योंकि अदरवाइज फिर बहुत 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 डिफिकल्ट फेज आता है प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। और मेन स्पेसिफिक टॉपिक जो होते हैं, सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस एंड आईआर हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, ऐसे पूरा का पूरा एक पेपर हो गया। ये सारी की सारी चीजें कवर करनी है। आप ये सोचो कि प्रीलिम्स से मेंस के बीच में आप ये एसए और एथिक्स कर लोगे, तो बहुत डिफिकल्ट है, अनटिल यू आर नॉट वेरी गुड विद योर राइटिंग स्किल्स पहले से। और ऐसे तो पूरा का पूरा स्किल है, अगर आपने ऐसे ढंग से टाइम देकर प्रिपेयर नहीं किया है, तो वो जो थॉट प्रोसेस होता है, वो जो उसकी लर्निंग होती है, वो जो उसका क्रिएट, क्योंकि ऐसे आई पर्सनली फाइंड इट क्रिएटिव राइटिंग। तो जब क्रिएटिव राइटिंग अगर आपको करनी है, तो क्रिएटिव राइटिंग ऑलवेज हैपेंस व्हेन यू हैव प्रैक्टिस सफिशिएंटली, आपने उस पर काम किया है, यू हैव स्पेंट सफिशिएंट टाइम। और मतलब मैंने ऐसे को बहुत टाइम दिया था, तो प्रोबब्ली इन कमिंग डेज आई विल बी मेकिंग डेडिकेटेड वीडियोस आल्सो, हाउ टू एड्रेस ऐसे इशू, और उसको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से इवन इफ यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग, स्टिल यू वुड बी एबल टू क्रिएट वेरी गुड आंसर्स। ओके, तो ये चीज़ हो गया ऐसे के बारे में। फाइनली, यू डोंट नीड टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वेट करते हैं कि सारी चीज़ें फिगर आउट हो जाएंगे, देन वी विल बी स्टार्टिंग। बट प्लीज आप वो मत करो, मतलब जस्ट टेक फर्स्ट स्टेप एंड ट्रस्ट दैट एवरीथिंग वुड बी फिगर्ड आउट एज वी मूव अलोंग। राइट, सो दैट्स इट, एटलीस्ट इन सजेशंस के टर्म्स में। बाकी अब मैं दिखाने वाला नोट्स जो जो मैंने बताए थे अभी, टॉपर्स कॉपीज मेरे खुद के नोट्स, और
जो एम के यादव सर का जो टॉपर्स कॉपीज थे वो मतलब मॉडल आंसर्स किस तरीके से देखना है और एक्चुअल में एग्जाम में नोट्स कितने काम में आते हैं वो भी मैं चीज़ों को दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स सी। जैसे मैं पहले टॉपर्स का नोट्स दिखाता हूँ। जैसे ये देखो या ये सब का ही है। अब देखना ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज देयर सडन स्पर्ट इन फेमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। मिड 18th सेंचुरी से सडन फेमाइन कॉलोनियल इंडिया में क्यों आने लगा? तो उसके लिए क्वेश्चन है। तो ये देखो मतलब जब भी आप आंसर लिखोगे तो फर्स्टली यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन इतना लिखा है कि विच यू कैन आल्सो रिप्रोड्यूस। जैसे फेमाइन्स आर अ स्टेट ऑफ इंटेंस हंगर ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलर फूड सप्लाई। देयर वर 31 famines. See, this is data. 31 famines in 120 years of British Raj. Last famine, Bengal famine, which is very famous, मतलब infamous sorry, in 1943 killed 4 million people. तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ अगर आपको दिख रही है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ही हैज़ हाइलाइटेड आल्सो प्रॉपर्ली, मतलब जो चीज़ें रेलेवेंट है, 31 फेमाइन्स है, उसको अंडरलाइन किया हुआ है। फिर उसके बाद बंगाल फेमाइन को उन्होंने कोट किया, तो दिस सेट्स अ वेरी गुड टोन टू योर इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। देन क्वेश्चन का डिमांड हिट करना, फर्स्ट सीधे के सीधे क्वेश्चन, व्हाई? व्हाई उन्होंने पूछा है, इसका मतलब वो उसका रीजन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर रीजंस फॉर सडन स्पॉट इन फेमाइन। राइट, तो ये देखो कॉलोनियल पॉलिसीज एक है, देन कम्स कम्युनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आई एम सो सॉरी। तो एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो फूड प्रोड्यूस होता था, मतलब वो चीज़ ना करके नाउ दे आर रिसॉर्टिंग टू कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब इंडिगो, ओपियम और फूड क्रॉप्स को ना को बैक साइड लेकर जो कैश क्रॉप्स होते हैं उन पर शिफ्ट होना। और उसमें भी उन्होंने डेटा को कोट किया एग्जाम्पल के साथ। तो इस तरीके से लेसेस फेयर का जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स करा है कि मतलब कि फ्री ट्रेड और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी पर फोकस है। फिर लैंड सिस्टम्स जो है वो ड्यूरिंग ब्रिटिश राज जो जमींदारी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मतलब प्रोमिनेंस में था। फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फिर हाई एग्रीकल्चर टैक्सेस वर imposed upon them. Attitude of viceroy was very मतलब not farmers friendly और मतलब फेमाइंस के इश्यूज को एड्रेस नहीं करना कर रहे थे वो लोग प्रॉपर्ली। 1717 जो फेमाइन हुआ था उसके बावजूद भी उन्होंने टैक्सेस इंपोज कर दिया था। फिर फेमाइंस के कोड्स लाए गए थे, एग्जॉस्टिव फेमाइंस का जो कोड्स थे वो बहुत ही सुपरफिशियल थे। तो और कनाल सिस्टम जो हमारे उस समय ब्रिटिश इंडिया में था, कॉलोनियल इंडिया में था, वो उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। दीज वर द रीजंस व्हाई, जस्ट अ सेकंड, yeah, these were the reasons why famine hit during the mid 18th century. और famines could have been avoided with the right policies to tackle the self-centered, अगर self-centered approach नहीं लिया गया होता तो famines को अच्छे से address किया गया होता। See, this is the answer which you can also think of writing it. But अगर इसी का अगर model answer अगर आप देखोगे ना तो it would be very very difficult to write like that. ठीक है। Similarly अगर हम लोग ज्योग्राफी का कोई भी एक क्वेश्चन देखें तो ज्योग्राफी का जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन है, discuss the meaning of the color coded weather warning for cyclone prone areas गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस चीज़ को हम लोग को एड्रेस करना है। इसमें क्या है, अब ये सबसे पहले डेटा को कोट कर रहे हैं, 76% ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज प्रोन टू हजार्ड्स लाइक साइक्लोन्स एंड विच हिट्स लार्ज एयर मास, मतलब कि वो साइक्लोन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद व्हाट आर द मोस्ट मतलब साइक्लोन प्रोन एरियाज और हजार्ड प्रोन एरियाज, ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है। फिर इसके बाद ये जो मतलब महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा प्रोन है। फिर इसके बाद ईस्टर्न कोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोन है इससे, मतलब कि साइक्लोन्स जो रिसेंट में आए हुए हैं, यास हो गया, जावर हो गया, साइक्लोन अम्फान हो गया। इस तरीके से आपको फिगर मतलब ड्रॉ करना है। अब इससे क्या होता है कि स्पेस भी कवर हो गया, देखो इट ऑक्यूपाइज वेरी गुड स्पेस। तो स्पेस कवर हो गया एंड देन यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल, मतलब क्यों ये हो रहा है। बे ऑफ बंगाल बीइंग वार्मर, लैक ऑफ लैंड मास, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सराउंडेड है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा फिलीपींस वाला रीजन आ जाता है, सॉरी इंडोनेशिया वाला रीजन आ जाता है, पूरा म्यांमार थाईलैंड वाला रीजन आ जाता है, फिर यहाँ से सुंडालैंड पूरा का पूरा होता है। तो इट इज़ अ वेरी कंटेस्टेड स्पेस। तो यहाँ पर जो वाटर होता है, वाटर बॉडी होती है, वो वार्म ज़्यादा जल्दी होती है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद द कॉन्टिनेंट्स। लैंड मास से उसका कनेक्शन होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी वार्म अप होता है, और वार्म अप होने की वजह से ये मतलब ये सारी की सारी रीजंस आपको एक्सप्लेन करने हैं। कलर कोडिंग किस तरीके से उसको हेल्प करता है, जैसे ग्रीन कलर यूज कर लिया, फिर उसके बाद येलो कलर यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग, ही और शी इज एक्सप्लेनिंग। ऑरेंज कलर इज गेटिंग यूज, मतलब रेड कलर हो गया, जितने भी कलर कोडिंग होती है उसको दिया और उसको एक्सप्लेन किया कि मोस्ट सीवियर है या फिर सीवियर कैटेगरी का है, या फिर येलो कलर का है कि एक्सपेक्टेड है, इट इज नॉट दैट मच सीवियर। ग्रीन में क्या है कि मतलब इट्स ओके, मतलब कि नॉट ऑल इज वेल बट एवरीथिंग इज वेल, बट मतलब किस तरीके से इस समय आप अदर एक्टिविटीज को कर सकते हो, इट इज अनलाइकली टू हिट द डिसरप्शन वुड टेक प्लेस, ऐसा कुछ चीजें अभी फिलहाल नहीं होंगी। एंड टेक एक्शन इंडिकेट्स कब एक्शन लेना है कब एक्शन नहीं लेना है, स्पेसिफिकली जब रेड अलर्ट है तो ऑब्वियसली बात है आपको एक्शन लेना है। इस तरीके से द वार्मिंग सिस्टम एंड प्रिपेयर्डनेस ऑफ अथॉरिटीज वर प्रूव्ड इन साइक्लोन्स लाइक, अब वो कंक्लूड कर रहे हैं तो रिसेंट जो जहां पर ये वार्निंग हेल्प किया था उसको वो कोट कर रहे हैं इस तरीके से। एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन राइट, बट अगर वही मॉडल आंसर अगर आप देखने लगोगे तो फिर इट वुड मेक यू डिफिकल्ट। ठीक है। फिर वैसे नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप इसमें एक्सप्लेन किया है कि डेक्कन ट्रैप को किस तरीके से उसको ड्रॉ भी किया है। मतलब क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। अब इसको ड्रॉ करने से एक तो स्पेस कवर हो रहा है और
मतलब even though there you might be finding a lot of educators who would be suggesting that you should be writing answers in paragraph. It's okay, everybody has their own way to answer, but in my opinion जो time crunch होता है ना, उसमें you would not be getting enough time to write everything in paragraph, because space भी cover करना है, content भी लिखना है, और content also it's not that कि you have crammed and static वही चीज verbatim आ ही जाएगी, वो नहीं होता है. That is the reason why we have to resort such tactics. इस तरीके से एग्जांपल्स को कोट करना है एवरीवेयर, तो इससे आपको समझ में आएगा कि हमें लिखना क्या है उसमें. मतलब इफ वी आर राइटिंग प्लेनली देन इट वुड नॉट फेच गुड मार्क्स. लेकिन अगर हम लोग मतलब फर्स्ट वी आर गिविंग आर मतलब एक्सप्लेनेशन, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है वो दे रहे हैं, उसके बाद उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं विद एग्जांपल. जैसे आयरन और बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट आयरन रिजर्व रखता है, और फिर ये गढ़चिरौली और चंद्रपुर में डिस्ट्रिक्ट में है. तो इसको इस तरीके से कोट करोगे तो इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मतलब योर यू आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन फर्स्टली, एंड सेकंडली आपका जो एग्जामिनर है दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग की मतलब यू आर एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, इस तरीके से. एंड जिस तरीके से आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है, जितने सब पार्ट आपने हेडिंग इस तरीके से पुट रखा है, तो ऑब्वियसली इट विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर कि वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस किया जा रहा है. ठीक है, इस तरीके से यू कैन सी लाइक दिस. एंड आई विल शो यू माय ओन मतलब नोट्स जो मैंने अतीश माथुर सर के क्लास नोट्स से जो मैंने बनाए थे वो मैं दिखा रहा हूँ. जैसे ये पॉलिसी लेआउट है, स्पेसिफिकली ये यूनियन मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड जो चीज़ें थी, तो इसको मैंने सरकारी पीपीटी लिया और उसमें मैंने इस तरीके से उसको ऐड कर दिया. जैसे आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 को मैंने डिस्कस किया है, एंड देन जैसे आर्टिकल 1 है तो आर्टिकल 1 में फेडरलिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स उसके क्या है वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर चेंजेस मतलब कि आर्टिकल 2 में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उसको मैंने डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है अगर हम लोग कोई चीज़ अपनी टेरिटरी को सीड कर रहे हैं. इस तरीके से व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग आवर ओन नोट्स, तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम. जैसे यहाँ पर देखो मतलब डायमेंशंस ऑफ टेरिटरी, तो डायमेंशंस ऑफ टेरिटरी में लैंड है, वाटर है, एयर है, फिर इसी में ही कंटिन्यूअस इकोनॉमिक जोन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर इंटरनल वाटर या फिर नेशनल वाटर, ये जो है इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है. एंड उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ था जब वाटर ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए, इंटरनल वाटर को हैंडल करने के लिए, इन सब चीज़ों को ऐड किया हुआ है. एयर जो रेगुलेशन होता है वो मतलब एयर रेगुलेशन वैसे तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी यही एक फंडामेंटल लॉ है उसके लिए, और शिकागो कन्वेंशन एक है, ये सारी चीज़ें यूज होती है. तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा वर्बोज नहीं लिखने, कीवर्ड टाइप लिखने के लिए लिखने, किस तरीके से लिखने चीज़ें. ठीक है, सेम पॉलिसी लेआउट यहाँ पर एक एक आर्टिकल्स को और भी डिटेल में डिस्कस किया. जैसे आर्टिकल 2 में ऑनक्लेव्स होते हैं, एडवर्स पोजीशंस होते हैं, अनक्लेम्ड बाउंड्रीज होती है, उसको किस तरीके से सीड किया जाता है या फिर उसको ऑक्यूपाई किया जाता है. फिर उसके बाद एज यू कैन सी इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिटोरियल कमिटीज़ हमें नहीं पढ़ना होता है स्पेसिफिकली फॉर फ्री. किस तरीके से अगर आप बनाओगे, जैसे धर कमेटी हो गया, जेबीपी कमेटी हो गया, फजल कमेटी हो गया, फजल अली कमेटी हो गया, इसका यूज जब आप अच्छे से समझोगे. जेबीबी में उन्होंने मतलब बेसिकली जो ज्योग्राफिकल कन्वीनियंस और एडमिनिस्ट्रेटिव ईज पर फोकस किया था. फजल अली ने लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की, और धर कमेटी ने तो वैसे तो कुछ किया ही नहीं, मतलब वो बहुत ही कूल आर्टिकल तरीके से था. तो इस तरीके से वी कैन प्रिपेयर आवर ओन नोट्स. तो सर का जो नोट्स है उसी में ही अपने हमको अपने इनपुट्स को ऐड करना है, सो दैट वी आर प्रिपेयरिंग होलिस्टिक कंटेंट, और ये बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही क्रिस्प होता है. राइट, so this is what it is. Now let's go back and see what else I have to show to you. Yeah, so this is it. I think this video is getting too long. So in the next video, what I'll be doing is I'll be covering GS1. Now I have spoken everything related to the preparation and exam hall experience. Now in the from this upcoming video lectures, next video would be related to GS1 paper analysis, and that analysis would be from the perspective of what we can reproduce in the exam hall. GS1, GS2, GS3, GS4. Likewise, I'll be doing that if you need that. Otherwise, then we'll get back to sources का video जो मैंने बोला था कि sources वाला video we'll prepare, and then prelims related also, how to break this vicious prelims cycle. मतलब ये जो prelims का जो loop है, how to break that, मतलब मैंने क्या तरीके से किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके चीज़ों को किया, तो इन सारी चीज़ों को मैं एड्रेस करने वाला हूँ. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो. और लोगों का अटेंशन स्पैन इतना होता नहीं है ऑब्वियसली, बट यू आर अराउंड टिल द एंड. सो इन द एंड आई वुड से कि आपका जो रिवॉर्ड होगा आई से कि ये यही होगा कि आई इन कमिंग डेज आई बी प्रिपेयरिंग प्रॉपर, स्पेशली दोज पीपल हु आर स्टक एट प्रीलिम स्टेज. आई बी गिविंग यू सच अ such an approach that which will definitely give you realistic chance to clear this prelims. मतलब आपका at least you would be best prepared, you would be best version of yourself to take care of the upcoming prelims examination. Alright, so please stay tuned. Thank you so much for your patient listening. And if you are having any doubts, any queries related to GS1 related thing, you please put it in the comment section below, and then I'll be, or you can join the Telegram channel whose link would be in the description. वहाँ पर जाकर आप GS1 से related आपकी जो भी queries हैं वो आप उसमें post करो, and I'll try to address almost every single query. और वो मैं आपके हर एक इंडिविजुअल का इसलिए कर पाऊंगा क्योंकि अभी देयर आर हार्डली 3, 4 और 5, 10 पीपल हु आर पुटिंग मैसेजेस. तो आपके एवरी सिंगल क्वेरीज को वी कैन एड्रेस इंडिविजुअली. राइट, दैट्स इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. जय हिंद.